सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र जो है, जो ये इलाके हैं, यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ है, तो ये अब इतनी गंभीर और अनिश्चित क्यों होती जा रही है? इसमें जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है, और ग्लेशियर के पिघलने, या फिर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी, या फिर भूमि के इस्तेमाल में जो बदलाव हो रहा है, कौन से ऐसे मूल कारण हैं? देखिए, ये जो हमारी तीव्र गति की बाढ़ है, ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है ज्यादातर, और सडन आकस्मिक होती है, और काफी सीवियर भी होती है इसके इम्पैक्ट्स। और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हमारी वर्षा की इंटेंसिटी बदल रही है, माप बदल रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरा, जो टेम्परेचर चेंजेज हो रहे हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट भी बढ़ रहा है, डिस्चार्ज बढ़ रहा है रिवर्स में। और इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड लेवल्स में जो है भूस्खलन की घटनाएं भी काफी घटित हो रही हैं। तो इस तरह से मिलकर, एक तो ग्लेशियर का पिघलना जलवायु परिवर्तन की वजह से, जिसमें हमारे एवरेज टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो वर्षा अधिक मात्रा में हो रही है जिसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। और जी। तीसरा, भूस्खलन भी हो रहे हैं इनके साथ। तो बड़े रॉक डिटैचमेंट्स में, जैसे कि हमारी धौलीगंगा रिवर में भी हुआ था पहले, ऋषिगंगा और धौलीगंगा में 7 फरवरी 2021 में, और ऐसे ही सिक्किम में लोनाक लेक में हुआ था 4 अक्टूबर 2023 में। तो इसी तरह की ये घटना इस बार नेपाल में घटित हुई है। मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद भी संभावनाएं नहीं पल लगा पाए कि इस तरह की तीव्र गति की बाढ़ आ सकती है, जो जिसका ओरिजिन जो है चाइना से हुआ। और उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से काफी लोग उसमें मौत का शिकार हुए जी। और आपदा से ग्रसित हुए। अभी भी काफी लोग लापता हैं। और इस तरह की परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि हमारे सामने पहली बार आई हैं, कई बार, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे चमोली का दिया, जी। सिक्किम का दिया, और ऐसे ही और कई इलाकों में भी बाढ़ आती रही है। हिमाचल में भी आई है जी। और जम्मू एंड कश्मीर में भी आई हैं। तो इस तरह का प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, परंतु इसमें हमारी मानवीय दखलंदाजी जो है ज्यादातर हमारे शिकार होने का कारण बनती है। क्योंकि हम ऐसे क्षेत्रों में अपने निवास स्थल, भवन बना रहे हैं, संरचनाएं बना रहे हैं जो बाढ़ आपदा से ग्रसित रहती हैं, यहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है। और सामान्य मौसम की जानकारी होते हुए भी, जो कि हमारा भारतीय मौसम विभाग जैसे अक्सर 7 दिन पहले या पूरे मानसून सीजन का पूर्वानुमान देता है, और उसके बाद 3 दिन का भी देता है, फिर डेली बेसिस और ओवरली बेसिस पे भी डॉपलर वेदर रडार के जरिए वो सूचनाएं प्रदान करता रहे। ये जो ग्लेशियल हाँ, लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि हिमनदीय झील के अचानक फटने से आने वाली बाढ़ है, तो इसको क्या मॉनिटर करना इतना कठिन है, या फिर इसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम इसे जल्दी से पता नहीं लगा सकते हैं, तो ये बड़े पैमाने पर नुकसान अचानक से आकर पहुंचा देती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। कि हम आकस्मिक ऐसी तीव्र बाढ़ में क्यों फंस जाते हैं, जबकि हमारे पास मौसम का तो पूर्वानुमान है। परंतु जो हाई एल्टीट्यूड के, जैसे मैंने कहा, भूस्खलन होते हैं, उनकी सही हमारे पास जानकारियां कई बार नहीं होती हैं। और ग्लेशियर बॉडी, जैसे मैंने बताया, चमोली में भी ऐसा ही ग्लेशियर बॉडी डिटैच हुआ था एक बड़े रॉकफॉल के साथ। इसी तरह से ये इस बार भी हुआ कि 1 किलोमीटर से ज्यादा का स्लो फेस गिरा, और उसके साथ ग्लेशियर बॉडी भी आई, और उसके बाद एक लेक बनी और सडन उसका ब्रेचिंग हुआ। तो ये जानकारी भूस्खलन व संबंधित जो समय अवधि के अनुसार ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। अदरवाइज मौसम की और ग्लेशियर मेल्ट की जानकारियां डिस्चार्ज और एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग के जरिए हम
रखते जी। हैं वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स के। प्रोफेसर साहब, कई बार इस तरह की जब आपदाएं आती हैं तो सवाल ये उठता है कि ये घटना पूरी तरह से प्राकृतिक रही है या इंसानी गतिविधियों ने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, जिसकी वजह से हमें ऐसी विनाशकारी परिस्थिति देखने को पड़ी है। एक वैज्ञानिक नजरिए से आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या हिमालय में मानवीय हस्तक्षेप के बाद बाढ़ के खतरे बढ़ रहे हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है। मानवीय दखलंदाजी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बढ़ गई है। हम लोग जो भी बाढ़ क्षेत्र थे, जो जैसे हम तीन जोन में फ्लड जोनेशन में बात करते हैं। जी। एक तो है प्रोहिबिटेड जोन, जिसमें नदी को हमेशा आना है जाना है, और मानसून में उसका बड़ी मात्रा में डिस्चार्ज वहां पे दिखना है। परंतु उसके बाद हमारा एक रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है और एक हमारा होता है परमिटेड, परमिटेड विद रेगुलेशंस। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड जोन में ही बना दे रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान। अगर आपने देखा हो, इस बाढ़ में भी नदी किनारे बहुत सारे घर थे, राइट। और नदी के बीचों बीच जो अक्सर में ब्रिजेज भी बन रहे हैं ना, वो हम अभी भी शॉर्टेस्ट स्पैन देख के बना रहे हैं। हम जी। सेफ्टी मेजर्स देखते हुए नहीं बना रहे हैं। शॉर्टेस्ट स्पैन में पानी की वेलोसिटी काफी बढ़ जाती है, और उसके साथ जब सेडिमेंट आता है तो उसकी इरोजिव कैपेसिटी कई गुना हो जाती है। तो ऐसे में ब्रिज के पियर्स बिल्कुल जो है इरोड हो जाते हैं, और साथ ही साथ ब्रिज भी पानी के साथ बहता हुआ जाता है। जी। तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि आपके रोपवेज हैं, या झूला पुल हैं, या दूसरे पुल बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, या फिर सड़कें हैं, ये सब भी आपदा का शिकार बन जाती हैं, क्योंकि उनका जो डिजाइन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन ये उस हिसाब से नहीं है जिसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का ध्यान दिया गया हो। जी। तो अगर हम ये नहीं देखेंगे कि किस तरह की आपदाएं से हमारी जो संरचनाएं या भवन प्रभावित हो सकते हैं, और उसके लिए क्या बचाव कार्य हमें करने चाहिए, और किस तरह का निर्माण कार्य हमें करना चाहिए, विकास कार्य करना चाहिए, तब तक हम सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर सकते हैं। जी। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना जी, चाहूंगा। जरूर जरूर। अगर आपने नेपाल की खबरें सुनी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं, जिनको इस लोकल फिनोमिना का आइडिया भी नहीं होता। उन्होंने कभी ऐसी फ्लैश फ्लड्स देखी भी नहीं है, वो इसका ज्यादा शिकार बनते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जन समुदाय होते हैं, उन्होंने कई बार अपने जीवन में इस तरह की प्रक्रियाएं देखी होती हैं। तो उनको पता है कि ऐसा कुछ भी घटित होता है तो जान माल का खतरा है, और ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए, और जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको भी अपने साथ ऊपर ले जाना चाहिए। वो पहले से तैयारी करते हैं मानसून सीजन के लिए। हमारे यहाँ जो विभाग है उनको भी पहले से मानसून के लिए तैयार किया जाता है, और पहले से रिसोर्सेज भी डेडिकेट किए जाते हैं, और पहले से प्री पोजिशनिंग भी करते हैं हम अपने रेस्पॉन्स फोर्सेस की। जी। तो ये सब प्रक्रियाएं होते हुए, इसके अलावा पूर्व चेतावनी उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में दी जाती है, ताकि वो लोग पहले से अपने सही सुरक्षित स्थान पर रिक्तीकरण कर पाए। प्रोफेसर साहब, आप नेपाल की बात कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन पर आने वाला था। हम अगर नेपाल की बात करते हैं तो ये जो अचानक से बाढ़ आई, जिसके बाद हमने देखा बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जान माल का भी वहां पर लॉस हुआ है, तो राहत और बचाव अभियान शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि रास्ता नहीं मिला, सड़कें तबाह हुई, पुल और संचार व्यवस्था सब एक साथ बाधित हुए। तो भारत के नजरिए से अगर हम इस फ्लड को देखते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, आपका सारा एक्सेसिबिलिटी उसमें मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें पहले से ये जो रेड अलर्ट देते हैं, और जो हाई रिस्क जोन में हम डिफाइन कर देते हैं एरिया को, जी। वहां के लिए पूर्व तैयारी की बहुत जरूरत होती है। आपदा के दौरान हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते अगर हमने पूर्व तैयारी नहीं की है। तो उसके अपस्ट्रीम एरिया से हेल्प इजीली आ सकती है, डाउन स्ट्रीम एरिया कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे में जो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, तो जो जल का प्रवाह भी बढ़ जाता है, और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, और उसका कटाव भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से नीचे से ऊपर की तरफ को मदद पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु ऊपरी क्षेत्र हैं जहां पर हमने पहले से इस तरह की सामग्री एकत्रित की हो, जी। जो हम आपदा से जो प्रताड़ित लोग हैं उनको मदद के लिए पहुंचा सके, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए ये प्री पोजिशनिंग की जो मैंने कहा, रिसोर्सेज की भी और पर्सनल की भी, ये बहुत जरूरी होता है।
प्रोफेसर साहब, अभी अगर हम वर्तमान चीजों की बात करते हैं तो उपग्रह चित्र होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, दूर संवेदी तकनीक है, इन सब का काफी विकास हो रहा है और इन तकनीकों की मदद से मौसम से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उन पर नजर रखी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी हमें इस दिशा में बहुत कामकाज करने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से जो बाढ़ आ रही है उसकी जानकारी इकट्ठा कर पाना शायद अभी उतना आसान नहीं हो पाया है? बाढ़ एक वार्षिक प्रक्रिया है। मौसम की जानकारी जैसे आपने भी बोला काफी अच्छे तरह से आज के दिन में हम कर पा रहे हैं, परंतु जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों की ढाल की जो स्थिरता की परिस्थितियां हैं, उसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी नहीं। हालांकि हम स्थिरता निर्धारित कर देते हैं कि स्थिर है या कम स्थिर है या एवरेज औसत स्थिरता है या अस्थिरता है, ये सारी चीजों का हमें एक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए हम जोनेशन मैपिंग करते हैं, उसके जरिए आइडिया लगा लेते हैं। परंतु किस समय इस तरह के भूस्खलन होंगे जिनसे नदियां बाधित हो सकती हैं, जिनसे ग्लोफ या लॉफ, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड और लॉफ बोलते हैं लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वो बन सकती हैं और उससे फ्लैश फ्लड्स हो सकती हैं। तो ये गंभीर परिस्थिति है जिसके बारे में हमें और अच्छा रिलायबल क्रेडिबल पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने की जरूरत है। इसके अलावा ये एरियाज काफी कठिन होते हैं पहुंच के हिसाब से, जी। और वहां पर एक कार्य करना, तकनीक का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमको वहां पर समुदाय आधारित जोखिम आपदा प्रबंधन की ज्यादा जरूरत है। वहां पे समुदाय आधारित पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने चाहिए जो लोकल कम्युनिटी खुद से ऑपरेट कर सके और पहले से अलर्ट्स अपने आप से जारी कर सके और वहां के लोगों को इवैक्यूएट कर सके। तो स्थानीय कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की भी जरूरत है, जहां हम सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम या एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रमोट करें। एआई हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि हम पे इसमें बहुत सारा डाटा एक साथ मल्टीपली और डिफरेंटली यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए। परंतु सैटेलाइट हो, एआई हो या और कोई भी सिस्टम हो, उसका फायदा तब है जब स्थानीय जो जनता है, जन जी। समुदाय है, उस तक वो सूचना पहुंचे जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, ताकि वो अपने बचाव के लिए उचित कार्रवाइयां कर सकें। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसे आपने जिक्र किया कि लोकल कम्युनिटी का सहयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चीज में, तो हमें इस चीज की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी उन तक पहुंचाएं और साथ में ही ऐसी व्यवस्था करें कि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो सबसे पहले मानवीय और तकनीकी सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सके। बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, वहां से एक ऐप को लॉन्च किया गया, सचेत ऐप को, जी। जो जियो फेंस्ड है और मल्टीलिंगुअल है। तो लोकल एरियाज के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए पुश मैसेजिंग स्कीम है। तो इस तरह के जो एप्स हैं जिसको हम कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के जरिए अपनी आपदा प्रबंधन जो इकाइयां हैं उनको भी देते हैं, और इसके अलावा हर व्यक्ति तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में एक ना एक व्यक्ति के पास तो मोबाइल रहता ही है। जी। तो मोबाइल के जरिए जो हम ये आउटरीच की कोशिश कर रहे हैं और पूरक चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा कहीं और भी स्मार्ट एप्स डेवलप हो रही हैं, जैसे तमिलनाडु ने टीएन स्मार्ट बनाया, ऐसे ही असम ने फ्लूज करके मॉडल बनाया फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। मुंबई चेन्नई ने भी आई फ्लोज करके बनाया, और हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी एक ऐप लॉन्च करी फ्लड वॉच करके। जी। तो इस तरह की सारी ये जो इंफॉर्मेशन है अगर सबके पास हो, और इसके अलावा अगर आप फंस जाते हो सबके बावजूद भी, तो आप डिसास्टर हेल्पलाइन 112 पे कॉल कर पाएं। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी आप सुन रहे थे हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया
आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में